नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के एक खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों पर क्या असर होगा। जानकारों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों को भी चपेट में लेगी। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सफर। तो स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियोडोंटिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, आपको कोविड के नए वेरिएंट का बच्चों पर क्या असर होगा और कोविड से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जुड़ी सारी जानकारियां देंगी। आप भी फोन के जरिए सीधे डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सही कहा वर्षा आपने, और ये बहुत अच्छा माध्यम है मीडिया के थ्रू जो कि हम पहुंचा सकते हैं बच्चों पे और आम जनता पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारा जो पूरा भविष्य है देश का, हमारा जो पूरा एक आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, फिर उसका सारा कंसंट्रेशन उनके बच्चों पर होता है, जो कि हमारी भविष्य की निधि होती है, जिनके साथ हम कुछ भी गलत होना स्वीकार नहीं करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर खरोच नहीं पड़नी चाहिए उन्हें। यही सोचते हुए मैं भाभा डेंटल कॉलेज की पीडियोडोंटिस्ट इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम जानकारी है इस विषय में। बस हाँ, एक हाहाकार है, एक भय का माहौल है, एक भय का वातावरण है कि ये कोरोना की तीसरी लहर है, हमारे बच्चे इसके भुक्तभोगी बनेंगे। पर सबसे पहले तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पिछले साल की तरह जो कोरोना है वो कोरोना नहीं रहा जो पिछले साल तक था। इसमें वेरिएशन होता गया, इसमें म्यूटेशन होता गया, बदलाव होते गए इसकी संरचना में, तो ये और भी भयानक और भीषण होता जा रहा है। धीरे धीरे वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, हम सबको पूरी तरह से इस पे पार्टिसिपेट करना है। तो रह जाते हैं कौन अकेले? हमारे छोटे बच्चे, जिनका अभी तक वैक्सीनेशन ट्रायल पे चल रहा है, अभी उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। इस कारण से वो इस महामारी की चपेट में आने के बहुत ज्यादा संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो हमें इस महामारी में ये चीज ध्यान देना है कि हम उनको कैसे बचा सकें। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमें इन विषम परिस्थितियों में एज ए पेरेंट, मैं खुद एक माँ हूं प्लस एक डॉक्टर हूं, तो मैं ये चीज समझती हूँ कि इस समय मेरे बच्चे की सुरक्षा मेरे लिए कितनी जरूरी है। लेकिन हमको हतोत्साहित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें किसी भी चीज से अचानक से हौसला नहीं तोड़ देना है कि अब क्या होगा, बच्चे को कोरोना के सिम्टम्स हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। वापस वही सिलसिला सोचना नहीं है, दोहराना नहीं है। बच्चों में बड़ों के कंपैरिजन में सिम्टम्स माइल्ड है, रिएक्शन माइल्ड है। घर पे ही सही उपचार अगर किया जाए तो ये पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं, पूरी तरह इससे निजात पा सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होगा, वो बातें मैं आपको भी बताती रहूंगी। बिल्कुल डॉक्टर आकांक्षा, जिस तरह से हमने देखा कि दूसरी लहर जो है वो हम सभी के लिए, हम किसी से भी अछूती नहीं है, हमने अपनों को खोया है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमने देखी हैं जो बिल्कुल सही नहीं हुई है। लेकिन अब वही तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए ऐसा अंदेशा है कि वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मतलब कोविड का जो नया वेरिएंट है वो बच्चों के लिए कैसा, उस बच्चों पर असर क्या होने वाला इस तीसरी लहर का? जी, बात सिंपल सी हमें ये समझनी है कि ये वेरिएंट क्या है। एक वेरिएंट हुआ, दूसरा वेरिएंट हुआ, तीसरा वेरिएंट हुआ, बोला जा रहा है ये डेल्टा वेरिएंट है।
तो अलग अलग जियोग्राफिक जगहों से जब लोग आते हैं, वहाँ से एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ से जब वापस हमारे भारत में लौटते हैं तो उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, वो जो एक वायरस है वो अलग अलग जियोग्राफिक सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखता है। तो वो जब एक नई जगह पे आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो इस कारण से जो उस वायरस की संरचना में परिवर्तन होता है, वो ठंड की ऋतु के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, गर्मी के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, हमारी बॉडी के बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, अंदरूनी टेम्परेचर के हिसाब से। तो वो अपना शिकार ढूंढता है ऐसे कमजोर, लापरवाह, बेफिक्र लोग जो चीजों को नहीं मानते हैं, जो इन आडंबरों को नहीं मानते हैं कि ये सब क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, क्राउडेड जगह पे नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, घर पे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बीच रहकर भी ये सब नहीं मानते। तो ये उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनके थ्रू ये हमारे घरों में घुसते हैं, हमारे मोहल्लों में घुसते हैं, हमारे परिवार के लोगों में ये घर करते हैं, और उसमें भी वो निशाना बनाते हैं जो लीस्ट, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हैं और अनेक बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जो छोटे हैं, जो अत्यंत बूढ़े हैं। तो वो ऐसे लोगों में ये अपना शिकार बनाते हैं, घर करते हैं और अपनी सिम्टम्स और साइंस दिखाते हैं। तो बच्चों के केस में ये कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक समान, बच्चों में भी इम्यूनिटी अभी नई नई बन रही है, बूढ़ों में भी अब इम्यूनिटी कम होती जा रही है। तो दोनों सिचुएशन में इम्यूनिटी की बात चल रही है कि दोनों में कम है। पर बच्चों के केस में बहुत सारी स्टडीज है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, पर बोला जा रहा है कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन बचपन से लगते आ रहे हैं उससे वो बच्चे थोड़ा कह सकते हैं हमारे इस वायरस कोविड वेरिएंट से प्रभावित ज़्यादा नहीं होंगे। उनके जो सिम्टम्स होंगे वो आम बड़े लोगों जैसे ही सिम्टम होंगे, बट माइल्डर फॉर्म में होंगे। उनको भी फीवर होगी, उनको भी सर्दी होगी, खांसी होगी, गले में तकलीफ होगी, दर्द होगा, चेस्ट इन्फेक्शन होगा और थकान आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस रहेंगे। तो ऐसे सिम्टम्स वो बता सकते हैं कि उनको ऐसा हो रहा है, पर इससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स हैं या गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, पेट से संबंधी कोई दिक्कत है, घर पे ही रह के सीधी साधारण सी हर्बल चीज़ों से कम केमिकल से एक्सपोज करते हुए हमको हमारे बच्चों का इलाज करना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सामान्य से ज़्यादा स्थिति खराब है, जो कि बहुत कम परसेंटेज केसेस में देखा जाता है, अगर सामान्य से ज़्यादा स्थिति आपको खराब लग रही है तो आप हमेशा हॉस्पिटल विजिट को अवॉइड करें। आप कोशिश करिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। आपके जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियन है नियरेस्ट, जो बहुत छोटे बच्चों के डॉक्टर, न्यूनेटोलॉजिस्ट जो हैं, आप उनसे बात करिए फ़ोन में। और अगर फ़ोन में भी आप अपनी स्थिति ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, उनको सामने से दिखा सकते हैं अपने बच्चे की स्थिति। इससे बहुत आसान हो जाएगा एक दूर बैठे डॉक्टर को ये चीज़ समझने में कि असल में बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है। तो वो उसको देन एंड देयर वहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे और आपको उसका सही उपचार बता देंगे। इस पे आपको परेशान नहीं होना है, एकाएक ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इन चीज़ों को, बच्चे को ज़्यादा इस तरह से नहीं लेना है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, वैसा थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। और खुद डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है ऑन कॉल आप उनसे बात करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो विजिट करिए, नहीं तो वीडियो कॉल से भी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर आकांक्षा, जिस तरह से आपने सारी बातें, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में जो भी सवाल होंगे वो डॉक्टर के माध्यम से क्लियर होते जा रहे होंगे। तो डॉक्टर आकांक्षा, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या कोविड का जो नया वेरिएंट है उसमें से बच्चे ही प्रभावित होंगे या फिर बुजुर्ग और युवा भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? जी देखिए, ये कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसमें आसपास के माहौल के हिसाब से वो अपने आप को ढालता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो एक सशक्त चीज़ बन रही है, वो एक मजबूत चीज़ बन रही है, उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें सबको साथ रहकर काम करना है और समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे इकोनॉमिक ढांचे को सही सलामत रखने के लिए लॉकडाउन इसका एकमात्र
कारण नहीं है कि हमको लॉकडाउन करना ही है। लॉकडाउन हटेगा, लेकिन आपको संयम बरतना है। आपको वो सारे जो रूल्स हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, जो इस बीमारी से लड़ने के लिए कहे जाते हैं, जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, समय समय पर हाथ धोना, अगर आपको छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो आप अपना टिश्यू यूज़ करिए या अपना खुद का हैंकरचीफ यूज़ करिए, और फिर हैंड वॉश करिए, किसी चीज़ को टच मत करिए जो फॉरेन चीज़ें हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम ये अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को हम बता सकते हैं। तो और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमको 2-4 दिन में ये चीज़ सिखानी है और हमें बतानी है। इसको होते हुए 1 साल से ऊपर समय बीत चुका है। हम बार बार यही चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप जो अपने हाइजीन प्रोटोकॉल्स हैं इसको मेंटेन रखते रहिए। आपकी जो समस्या है वो वैसे ही आधी हो जाती, 50% हो जाती है। प्रिवेंशन आपने 50% इन्हीं हाइजीन को मेंटेन करते हुए कर लिया है। रही सही कसर जो बाकी के 50% की है, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। बच्चों की अगर हम बात कह रहे हैं, बुजुर्गों की अगर हम बात कह रहे हैं, तो बुजुर्ग तो कहीं ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, बच्चे कहीं ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, उनके स्कूल बंद है 1-1.5 सालों से। तो वो ऐसे इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं जो ट्रैवल करके बाहर से आए हैं, या तो वो ऐसी पार्टियों में, ऐसी शादियों में जा रहे हैं, या ऐसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपोज है। डॉक्टर आकांक्षा, इस वक्त हमारे साथ गाडरवारा से एसआर मिश्रा हमारे साथ कॉलर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो एसआर जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। आप सुन पा रहे हैं? एसआर जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद आपके पीछे टीवी चल रही है, उसकी ज्यादा हमें नॉइस आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? पा रहा हूं मैं जी। एसआर जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। मैडम, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ मैडम। जी जी, अपना सवाल करिए। मैडम, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कम है, जो बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनको सिम्टम्स में कैसे पता करें कि इनको कोविड के लक्षण आ गए हैं? और दूसरा, यदि आपात स्थिति में बाहर जाना पड़े छोटे बच्चों के साथ में, तो उनको क्या प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलना पड़ेगा ताकि कोरोना से प्रभावित नहीं हो बच्चे? डॉक्टर जी, ये बहुत ज़रूरी, आजकल के समय में ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साल भर तक, 1.5 साल तक आप किसी चीज़ों को टाल नहीं सकते हैं। कहीं जाना है, कहीं आना है, या कोई बहुत ज़रूरी काम है। और बहुत छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे बच्चों के सबसे नज़दीक उसकी माँ होती है। तो माँ को पता होता है कि अगर वो खाना खा रहा है तो वो कैसे खाता है खाना, अगर वो कभी किसी दिन अनमने ढंग से कम खा रहा है या नहीं खा रहा है, या उसकी स्थिति में उसको कुछ खराबी लग रही है, तो वो पहली महिला होती है, वो पहला इंसान होता है जो ये पता लगाता है कि मेरा बच्चा कुछ ठीक नहीं है। तो उसके कुछ ऐसे ही लक्षण कि उसको दस्त हो रहे हैं, उसके पेट में दर्द है, या वो बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है, या फिर कई बार देखा जाता है कुछ बच्चों में कि वो थोड़ी देर में चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनमें वो खेलने कूदने की वो जो क्षमताएं वो थोड़ी सी घटती हुई दिखाई देती है, और सर्दी हो रही है। आज के समय में अगर आपको एक हल्का सा सर दर्द भी है, या पेट में दर्द भी है, या एक हल्की सी सर्दी भी है, तो आप इसको कोविड ही माने। आप इसमें अपने से कोई भी उपचार शुरू ना करें, आप इसको कोविड की दृष्टि से लें, और इसमें बच्चों के केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी सी जो आदतें हैं हमको अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करनी है। अगर बच्चा 2 साल या उससे बड़ा है तो वो मास्क पहन सकता है। उसे हम अगर समझाएं कि मास्क पहनना है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी देर तक हमें मास्क पहन के रहना है, तो हम उसे मास्क की आदत डाल सकते हैं, हाथ धोने की आदत डाल सकते हैं। हाथ नहीं धो रहे हैं तो 60% अल्कोहल कंटेंट का सैनिटाइज़र हम लोग छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं, तो हम वो सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा दूर रखें, बाहर कहीं जा रहे हैं तो स्ट्रेंजर्स, जो बाहर के जो आदमी हैं, उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करे, और बच्चे को सिर्फ एक आदमी ही कैरी करे, इधर से उधर बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा नहीं भी बता पा रहा है तो वो माँ है या उसका जो सबसे नियरेस्ट केयर गिवर है वो इस चीज़ का अंदाज़ा भांप लेता है कि बच्चे में चीज़ें सही नहीं है, कुछ
साइंस एंड सिम्टम्स वो गलत दे रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। और हाँ, कहीं आना जाना है तो आपको अपने हाइजीन प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने हैं, और जीवन से ज़्यादा ज़रूरी कहीं आना जाना नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। तो हम अभी जितना चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, ट्रैवल करना, अननोन जगहों पे जाना, स्ट्रेंजर से मिलना, उतना हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा। इस कोरोना महामारी में हम जितना अवॉइड कर सके बाहर जाना, उतना हमें अवॉइड करना है, चाहे पिकनिक हो, चाहे कहीं भी हमें जाना हो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे जो इवेंट्स हैं वहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर आकांक्षा, मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं और ऐसे में बच्चों का खान पान जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चे नाटक करते हैं, उन्हें दूध अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें फास्ट फूड अच्छे लगते हैं। तो कैसे इन बच्चों को जो है इस कोरोना काल में खान पान का हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? खैर, बहुत सही चीज़ है। इस कोरोना काल में अगर कुछ चीज़ें बदली हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव ये भी हुआ है कि माएँ बहुत अच्छी कुक बन गई हैं। माएँ, पत्नियाँ बहुत अच्छी कुक बन गई हैं। वो अपने बच्चों, पति, फैमिली या खुद के लिए वो कुकिंग कर रही है, नई नई चीज़ें बना रही है और हेल्दियर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। तो वो भी जानती है, उससे बेहतर ये चीज़ नहीं कोई समझ सकता है कि उसके पति या उसके बच्चे या उसके परिवार के लिए कौन सा खाना बहुत हेल्दी है और कौन सा खाना अनहेल्दी है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई या हमें स्कूल के एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पे आज की डेट में इन 1-1.5 सालों में तो एटलीस्ट सब लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बच्चों की अगर इच्छाओं में देखा जाए तो बच्चे भी मुझे लगता है कई हद तक अपनी मम्मी के बनाए हुए पिज़्ज़ा पे ढल चुके हैं, रेदर देन बाहर के पिज़्ज़ा या बर्गर्स पे। तो ये चीज़ों पे हम लोग थोड़े से ऑल्टरेशन कर सकते हैं, और इस पे तो बहुत सारा वास्ट आर्टिकल और यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप क्या ऐसा खाना बनाएं जो हेल्दी भी हो, बच्चे को बाकी फास्ट फूड्स की क्रेविंग ना हो। और स्पेशली इस समय में बहुत ध्यान देना है आपको बच्चों का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स इनटेक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी या फलों का रस या मिल्क या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे कि उनका बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। पानी आपकी आधी समस्या सॉल्व कर देगा। इसके अलावा ऊपर से कुछ भी आपको दवा या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ देखी गई है कि हम ज़बरदस्ती हमारे परिवार में अगर किसी को कोविड हुआ है या वो आइसोलेशन में है या वो होम आइसोलेशन में है, कोई भी दूसरे को देख के, दूसरे का सुन के हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, विटामिन्स के, सी के, जिंक के, विटामिन ए के। तो हमको ये सब नहीं करना है, क्योंकि अभी वो बच्चे छोटे हैं, उनमें इम्यूनिटी बन रही है, और हम ये सारे सप्लीमेंट देके उनके शरीर को शांत कर रहे हैं कि अब हम शरीर को तैयार करने कि आप नेचुरली मत बनाओ, हम ऊपर से तो दे रहे हैं आपको। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें उनकी बॉडी में नेचुरली जो चीज़ें बन रही है उसको और प्रमोट करना चाहिए। तो हमें नेचुरली उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। और अभी तो सबसे अच्छा समय है कि आप कितनी ऑर्गेनिक चीज़ें, कितनी हेल्दी चीज़ें, कितनी हेल्दी हैबिट्स आप इंड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों में और फैमिली के फूड कल्चर में। तो बहुत ज़रूरी है कि खाने में आपका विटामिन ए, विटामिन सी सब्स्टिट्यूट्स आप खाने के रूप में उनको दें, विटामिन डी आप उनको खाने के रूप में दें, और उनको खूब सारी सैलड्स, खूब सारा फाइबर्स, खूब सारा पानी और वाटर इनटेक कंटेंट उनका बढ़ाएं। तो ऑटोमेटिकली उनकी इम्यूनिटी और बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनका एक्सपोजर कोविड से वो इतना माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे कि वो आके 4-5 डेज, मैक्सिमम 4-5 डेज में इट विल ऑल गो, वो चले जाएंगे, वो ज़्यादा देर स्टे ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हैबिट्स हमें अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है बच्चों को। पर हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस महामारी के समय में हम बहुत सारी चीज़ें थोप रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या करना है हमें। वो स्ट्रेस्ड हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, वो इसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं अंदर से। हमने उनको 1-1.5 साल से एक घर में बंद करके रख दिया है। हम बाहर जाने में उनकी रोक है, मोबाइल देखने में उनकी रोक है, टीवी देखने में बच्चों के लिए तीसरी लहर जो है वो खतरनाक होने वाली है। इन सब विषयों पर वो हमें जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे बच्चों के खान पान को लेकर, चूंकि आपने जिक्र किया फ्रूट्स का, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं किन फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, किन में जिंक, डी की जो पर्याप्त मात्रा किन फ्रूट्स में होती है। एक बार हल्के छोटा छोटा हमारे दर्शकों को एक बार बताएं।
जी देखिए, कोई बहुत बड़ा भारी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पूर्वजों ने और हमारी एंशियंट ट्रेडिशंस ने और आज तक भी हर एक सीजन के कुछ फ्रूट्स बना रखे हैं। वो हमारी माहौल, हमारे मौसम और हमारी बॉडी की संरचना के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो हमें बस वही छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी है कि गर्मियों के जो फल होते हैं, आम होता है, आम में नेचुरली विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। और प्लस जो ऋतु फल हैं जो भी, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आप फ्लूइड्स लीजिए। तो हर एक सीजन में जो जो फल होते हैं नेचुरली आप वो लीजिए। आपको कहीं बाहर से बाहर के फल या फॉरेन के फ्रूट्स या इंटरनेशनल फ्रूट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो नेचर है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माहौल है, जो क्लाइमेट है, उसमें जो होने वाले जो फल हैं और जो सब्जियां हैं वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। और सबसे पहले आनी चाहिए वही चीज़ें हमारी डाइट में। उसके बाद अगर आपको ऊपर से कुछ बोला जा रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक सब जो बड़ी चीज़ देखी जा रही है, आप कई बार आप सुन रहे होंगे कि छोटे बच्चों में कभी 2% ऐसे केसेस हैं जिनको बोलते हैं कोमॉर्बिडी के साथ जो पेशेंट्स होते हैं। इसका मतलब उनको ऑलरेडी या तो बच्चों को बचपन से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, लीवर फेलियर, या फिर ट्रांसप्लांट के जो केसेस होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, थोड़े जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो थोड़े मेंटल थोड़े से डल पेशेंट्स जो होते हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा प्रोन होते हैं कोविड के लिए। तो इनके केसेस में लेटर ऑन पोस्ट कोविड देखा गया है आंखों में लालपन और छाती में भारीपन लगना, इन बच्चों में रैशेज हो जाना, स्वेलिंग हो जाना हाथ पाँव में, और सांस लेने में दिक्कत, छोटी छोटी सांसें लेना। तो ये एक सिम्टम होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम हर एक लेवल पे देखा जाता है। ये डॉक्टर्स पे भी होता है, ये बड़े लोगों में, एडल्ट्स में भी होता है, बट ये बच्चों में भी देखा जा रहा है। तो ये हल्का हम लोग इससे सिवियरिटी की तरफ अब ये इशारा देता है, तो इसमें कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये स्पेशली उन बच्चों में जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, अभी वो नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज उनके अंदर में ये सारे फीचर्स, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आपको ये सारे सिम्टम्स फीचर्स दिख रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना है नियर बाय पीडियाट्रिशियन से, उनको बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी बच्चों को का सिटी स्कैन या बहुत बड़ा एक्सरे नहीं कराना है। उनके छोटे छोटे से ट्रीटमेंट होते हैं, छोटे छोटे से टेस्ट होते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है और जिसमें छोटे, सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड को पता करने के लिए उनका टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर में नाक का और थ्रोट का स्वैब लिया जाता है। उसके अलावा बच्चों के लिए कोई और टेस्ट मान्य नहीं रखा गया है, ना एंटीजन टेस्ट ना कोई और टेस्ट। और उनको एक्सरे लेटर ऑन सिर्फ चेस्ट एक्सरे एडवाइज्ड है। उसके अलावा सिटी स्कैन इज कंप्लीटली नो, नहीं करवाना है, क्योंकि वो 100 एक्सरे के बराबर एक सिटी स्कैन होता है। इससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है और बच्चे में आगे दूसरी बीमारियां, कैंसर होने जैसी ऐसी कई अन्य बीमारियां होने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। तो ये हमें बातें छोटी छोटी हमें बहुत ध्यान रखनी है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर सतर्क रहेंगे, बच्चे को अगर आप संभाल के रखेंगे, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स आप अगर फॉलो करेंगे, हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, तो निश्चित ही हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हम सब इसको तुरंत बहुत आराम से फाइट कर सकेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों को कुछ भी नहीं करेगी, माइल्डेस्ट रहेगी। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, स्ट्रेस लेने की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइजीन, कोरोना के जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं एंड आपका काम यहाँ पे हो जाता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना। बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है तीसरी लहर खतरनाक हो, लेकिन पेरेंट्स की इस दौरान जिम्मेदारी बन जाती है कि सारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करवाएं, बच्चे स्वस्थ जरूर रहेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर, स्वराज सेहत में जुड़ने के लिए। तो स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।